ऑर्गेनाइज कर लो बेटा अपने आप को। अच्छा, कुछ बैकलॉग नहीं है तब भी होता है, से एक क्लास है तो फोकस बन जाएगा, क्योंकि तुम उतना आराम से काम। मैं तुमको बताऊंगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत ज्यादा बफर करता है। कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, कुछ पॉलिटी में पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, कुछ सोशल इश्यूज में पढ़ोगे, इसलिए बहुत ज्यादा बफर है। जब हम आएंगे ना, जब अभी आज से कल तक मैं डिस्कस कर दूंगा कुछ एक आपके ना पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की क्लासेस को, कुछ जो है मैं डिस्कस करूंगा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री बताऊंगा। आंसर राइटिंग, मेन की आंसर राइटिंग पर भी हम लोग बात कर लेंगे मॉडर्न इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल की क्लास हम लोग इसी पर रख लेंगे, आज भी अगर मौका लगेगा तो मैं बात बताऊंगा। टफेस्ट बैटल है, सबसे मुश्किल लड़ाई जो है ना कॉन्फिडेंस की होती है, क्योंकि एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो लड़ाई जीत ली तुमने। कॉन्फिडेंस को कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है कि मैं जीतूंगा। द सीक्रेट, द सीक्रेट, सीक्रेट क्या कहता है? सीक्रेट कहता है कि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम इमेजिन करने लग जाओ। तुम नीली बत्ती की गाड़ी में हो, तुम्हारा एक ऑफिस है, तुम्हारे अर्दली है, तुम्हारे केबिन में तुम्हारी चेयर के ऊपर सफेद तौलिया पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो जलवा अपने आप आने लग जाएगा, बॉडी लैंग्वेज आने लग जाएगी, और तुम अपने आप जो है ना मोटिवेट हो जाओगे। चलो बैकलॉग वगैरह पे बात अभी करते रहेंगे, वरना फिर इधर उधर निकल जाएंगे। तुम लोग हारमोनियम चाचा हमको बना ही देते हो, ठीक, बातें करते रहेंगे। थोड़ी सी बात कर ले तुम लोग। ये वाला पोर्शन एक तो पूछा ही नहीं जा रहा, दूसरे पूछा जा रहा है, तो बहुत जर्नलिस्टिक पूछा जा रहा है, बहुत जर्नलिस्टिक पूछा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी बात कर लें जो मैं करना चाहता हूं, फिर इन सब चीजों पे बात कर लेंगे, ठीक है, इस पर भी बात कर लेंगे। खूब समय है, आज से कल तक का जो समय है उसको यूटिलाइज कर लो इन चीजों में। अब देखो एक काम हमें क्या देखना है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, इस बात का ख्याल रखो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हें स्वातंत्र्योत्तर भारत की अच्छी समझ बनाने में मदद करता है, समाज और राजनीति, ठीक है। कंसंट्रेशन पे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहला कंसंट्रेशन आज यहाँ पे कराना है, ठीक है, पहला कंसंट्रेशन यहाँ पे डालो। थोड़ी देर पढ़ लें, बीच बीच में बातें करते हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों का मूड जो है क्या है, तुम इन सारी चीजों पे बात करना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ बात कर लूं, उसके बाद तुम्हारी चीज पे बात कर लूंगा, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पर पहला, राजनीतिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे संविधान ने क्या कहा, हम क्या है, हम क्या बनेंगे, हम एक संवैधानिक लोकतंत्र बनेंगे, ठीक है ना, संवैधानिक लोकतंत्र। अब ये जो संवैधानिक लोकतंत्र है, ये हमारे संविधान की एक तरीके से कहें कि प्रतिज्ञा है, उसकी प्रॉमिस है। और संवैधानिक लोकतंत्र दुनिया में दो तरह का है, एक है अमेरिकी मॉडल और एक है ब्रिटिश मॉडल। अमेरिकी मॉडल क्या है तुम सबके सब जानते हो, अमेरिकी मॉडल, हाँ लास्ट के समय रखेंगे, ठीक है। अमेरिकी मॉडल क्या है? यहां पर दो दलीय या द्विदलीय, ठीक है, दलीय व्यवस्था है। यहां पर दो दल हैं, दो पार्टियां हैं, और दोनों पार्टियां जो है आपस में कॉन्टेस्ट करती हैं। ये जो है ब्रिटिश मॉडल, वो है बहुदलीय व्यवस्था। ये सब पॉलिटी में आपने पढ़ा ही होगा, मैं फिर से पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में गहराई में कहीं नहीं जाना, हमें केवल और केवल ऊपर ऊपर पढ़ना है, ठीक है। नोट से हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बुक नहीं खरीद सकता, ठीक है। टू नेशन थ्योरी कहां से आ गया, पॉलिटी पढ़ा है। अमित बेटा ये मुझे पता नहीं है, मतलब अगर ये क्लास, यही क्लास चल रहा है या और भी क्लास चल रहे हैं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। हम लोगों को तो एक काम है, केवल अपनी क्लास पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें, तुम्हारा बैच, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन वगैरह, वो बैच मैनेजर्स और कोऑर्डिनेटर्स दिखते हैं। तो एक बार तुम उनसे ये बात पूछो, हो सकता है कि संकल्प का बैच है तो संकल्प के बैच में एक ही क्लास चलता हो, मुझे पता नहीं है, तो मैं कोई टिप्पणी इस पर कर नहीं सकता हूँ। प्रभु प्रजापति, देखो बेटा जो तुम्हारे क्लास के नोट्स हैं, क्लास के नोट्स हैं, और क्लास के नोट्स के साथ साथ जो तुम्हें सप्लीमेंट मिलता है, ठीक है, जैसे कंपाइलेशन मिल जाता है, कई सारे हमारे क्लासेस का कंपाइलेशन मिल जाता है, वो तुम्हारे पास है। पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल भी, ठीक है, वो है, स्टडी मटेरियल भी तुमको मिल जाता है, और तुम्हें क्लास भी मिलती है। तो तुम इतना पढ़ो, इतना पढ़ करके इतने में ही मास्टर हो जाओ। मास्टर से मतलब है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें आती हो, याद हो, साथ में तुम लोग प्रैक्टिस वगैरह भी करते हो, तो काफी हो जाता है, ठीक है, काफी हो जाता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब देखो यहां पर वापस आना है, एक अमेरिकी मॉडल हो गया और एक मॉडल हो गया हमारा ब्रिटिश मॉडल। अब हमारे सामने दो रास्ते थे कि हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी थी जब हम आजाद हुए 1947 में, तो अगर हम दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था नहीं अपनाते, एक दलीय व्यवस्था भी अपना लेते ना, तो कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्ला मचाते, लेकिन इतना भयानक समर्थन है कांग्रेस के पास, जबरदस्त, कि उसको कोई ये नहीं कहता कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजादी की लड़ाई अंततः जो है कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी गई, ठीक है ना, यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता क्या है, हम इस बहुदलीय व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पहले ही बढ़ रहे थे। क्या थी बहुदलीय व्यवस्था, तुमको मालूम है, पहले तो एक सरकार बनी, अंतरिम सरकार, तो अंग्रेजों ने वो मिलीजुली सरकार बना दी थी, बाद में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई। फैक्ट्स में नहीं जाना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कहानी समझो।
ठीक है, कहानी समझो, कहानी ही इंपॉर्टेंट है। जो तुम मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कभी कभी बात करते हो वो यही है कि बहुत डीप फैक्ट्स तुमको नहीं भी याद होते तभी तुम बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। अंतरिम सरकार आ गई। अंतरिम सरकार के बाद में क्या हुआ कि भारत में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार आ गई। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार बन गई। तुमको पता है कि राष्ट्रीय सरकार में जैसे हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया गया कि भाई राष्ट्रीय सरकार है, इसमें सारे लोग शामिल होंगे। चाहती तो केवल कांग्रेस सरकार बना लेती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा जैसे डॉक्टर अंबेडकर, हमेशा उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उन्हें उसके अंदर लॉ मिनिस्टर बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि भारत के भीतर स्वाधीनता संग्राम जो चल रहा है, जो विकसित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुदलीय व्यवस्था की तरफ विकसित हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बहुदलीय व्यवस्था की ओर हम लोग जो है बढ़ रहे हैं, जहां कोई एक पार्टी नहीं होगी, जहां पर बहुत सारी पार्टीज होंगी। ठीक है ना। देखो ये रवि समझ रहा है, रवि समझ रहा है बच्चे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात इसने कही है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना रवि। ठीक है, ये मैं कमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, इस बात को समझो। मैं तुम लोगों को समझाता रहा हूं, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है पैटर्न समझने के लिए। पीवाईक्यू नेवर रिपीट्स, अब कभी वापस नहीं पूछा जाने वाला, 30 साल तो नहीं पूछा जाने वाला, इसलिए पीवाईक्यूज में परेशान नहीं हो। एफवाईक्यूज पर ध्यान देना है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है ना। ठीक है, तमन्ना इस पर भी बाद में ही बात करेंगे, अभी तुम्हारी इस पर बात करने की जो तमन्ना है वो अधूरी रह जाएगी, आज क्लास से नहीं हटूंगा। मैंने आपको क्या समझाया यहां पर, मैंने आपको समझाया कि देखो हम ब्रिटिश मॉडल के करीब जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर कमेंट नहीं देख रहा हूं। ठीक है, अंतरिम सरकार बन रही है जिसमें बहुत सारे दलों को आमंत्रित किया गया, फिर एक राष्ट्रीय सरकार बन रही है जिसमें हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से यहां पर आए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये जो है एक राष्ट्रीय सरकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब इस राष्ट्रीय सरकार में एक चीज दिखनी है आपको कि ये चुनी हुई सरकार नहीं है। तो पहली जिम्मेदारी क्या है, देश में चुनाव। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली जिम्मेदारी क्या है, पहली जिम्मेदारी है संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण, कि हमें संविधान का निर्माण करना है, ये हमारी पहली जिम्मेदारी बन गई। अब संविधान निर्माण के बाद पहली जिम्मेदारी क्या है, संविधान निर्माण के बाद पहली जिम्मेदारी क्या है, वो है आम चुनाव। आम चुनाव बहुत बड़ा काम है। हमें लगता है ना यार ये सब लड्डू है, हम बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, लड्डू नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पहली जिम्मेदारी क्या हो गई, संविधान बनाना होगा, और संविधान के बाद पहली जिम्मेदारी क्या हो गई, ठीक है, उसके बाद पहली जिम्मेदारी क्या हो गई, आम चुनाव करवाओ। आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शंस। पीवाईक्यू से आइडिया, वही कह रहा हूं, पैटर्न का आइडिया मिलता है। एक पैटर्न, पैटर्न बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, पैटर्न का आइडिया मिलता है, तो वो तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये ध्यान देना है कि आने वाले कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां से सवाल आते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने मॉडर्न में खूब किया, कूद कूद के यहाँ पर देखो, कूद कूद के पढ़ा रहा हूं आज तुमको। ठीक है, कि क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात पहली जिम्मेदारी संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के बाद पहली जिम्मेदारी क्या है, आम चुनाव। और ये आम चुनाव इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भारत जैसे देश के भीतर, जहां हम बहुत हिम्मत के साथ एडल्ट सफरेज या सार्वभौमिक मताधिकार की ओर चले गए। सोचो जरा, आज भी जिस समाज में पढ़े लिखे लोग इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, इस सामने वाले, दो हरफ पढ़े नहीं, इतने काबिल हो गए कि सामने वाले को नीची निगाह से देखने लग गए। आज भी क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, ठीक है, हमेशा टिप्पणी होती रहती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है उनकी डिग्री नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, लेकिन भारत के भीतर यह अनिवार्य ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो ही प्रधानमंत्री होगा। क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है। कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, एकदम निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति भी अगर राजनीति में इतना आगे चला जाता है कि वो भारत का प्रधानमंत्री बने तो बन सकता है। ये तो अधिकार है संवैधानिक। लालू यादव पर टिप्पणी होगी, ठीक है ना, तेजस्वी यादव पर टिप्पणी होगी, मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी को ठीक नहीं मानता हूं। वजह क्या है, ठीक है, वजह यह है कि हमने यहां आम चुनाव में एक बहुत बड़ा जुआ खेला। जुआ खेलने का मतलब क्या होता है भाई, रिस्क है, लेकिन रिस्क यह है कि हम सार्वभौमिक मताधिकार की ओर जा रहे हैं, यानी सबको वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है आम चुनाव में। और उसके साथ साथ हम बहुदलीय चुनाव की ओर भी जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत ही रिस्की बात है, क्योंकि अलग अलग तरीके की पार्टीज हैं, सारी पार्टीज की सोच अलग अलग है, लेकिन हमने किसी भी दल को चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया। ठीक है, भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। ठीक है, नाम बनते हैं रिस्क से, हाँ सही बात है, तो नाम बन गया, लेकिन यार जिन्होंने ये सब किया ना वो बहुत बदनाम भी हो गए बेचारे। गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए। खैर अंबेडकर पर अभी उतनी टीका टिप्पणी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जो है ना, उनसे वोट बहुत मिलने वाला है,
लेकिन गांधी हुए, नेहरू हुए, ये तो बेचारे बदनाम हो गए। तो आम चुनाव में दो बड़ी चीजें कि सार्वभौमिक मताधिकार और बहुदलीय चुनाव। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब यहां देखो, यहां की जनता क्या है? निरक्षर जनता का बहुत अधिक प्रतिशत है, बहुत अधिक प्रतिशत, ठीक है। और जन जागरण की अनिवार्यता, जन जागरण। जब निरक्षर है जनता, पढ़ना लिखना नहीं जानती है, तो क्या होगा? उसके पास जाना पड़ेगा, जनता के पास जाकर समझाना पड़ेगा कि हमें आप क्यों वोट दें, वोट क्यों दें। और इसी के लिए क्या हो गया कि हमारा घोषणा पत्र, मांग पत्र आधारित चुनाव बना। अभी भी आप देखते हैं, अब तो दूसरी तरीके की कल्चर आ गई, फ्री बीज की कल्चर, कि मुफ्त जो है आपको राशन देंगे, मुफ्त आपको बिजली देंगे, मुफ्त आपको पानी देंगे, शिक्षा सबके लिए जो है हम फ्री कर देंगे, चिकित्सा हम फ्री कर देंगे। ये फ्री कल्चर आया है, लेकिन ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था एक जमाने में कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब राज्य के नियंत्रण में रहता था और राज्य इसको देखता था। तो यहां पर पहले घोषणा पत्र और मांग पत्र जनता तक पहुंचाया जाता था और आज भी पहुंचाया जाता है कि हमारी ये घोषणाएं कि हम महिलाओं को इतने रुपया महीने की एक स्कीम लेकर के आएंगे, या प्रत्येक पढ़ने लिखने वाली बच्ची को हम एक साइकिल देंगे या एक लैपटॉप देंगे। इस तरीके की योजनाएं आती हैं आमतौर पर। तो यानी जन जागरण की आवश्यकता है और घोषणा पत्र, मांग पत्र आधारित एक चुनाव होना है। ये बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती यह है कि जनता राजनीति के लिए ट्रेंड नहीं है, ठीक है, फ्री की रेवड़ी, ठीक है, ठीक। तो ये जो है नई तरीके की कहानी है और जनता को इसका अंदाजा नहीं है, जनता का प्रशिक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है 1946 में वोट, 1946 में कुल मताधिकार, कुल मताधिकार यानी कुल कितने लोगों ने 1946 के चुनाव में वोट दिया? केवल 14%, 14%। और अब जो 1951-52 में चुनाव होने वाला है, मांग पत्र बेटा कि हमारा मांग है, ठीक है, जनता अपनी ओर से मांग भी रखती है। हमने घोषणा पत्र बनाया, हम पॉलिटिकल पार्टी है, सामने जो है वो जनता है, तो जनता अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेगी कि एक समुदाय, एक समूह, एक वर्ग होने के नाते हमारी ये मांगे हैं, आप अपने घोषणा पत्र में इनको शामिल करिए, ठीक है ना। तो 1946 में जो चुनाव होता है, जब हम गुलाम है, तो उस समय 14% मताधिकार है। 1937 का भी चुनाव, पहली बार इतना बड़ा चुनाव हुआ देश में, 14% जो है मताधिकार है। क्यों? क्योंकि 1935 के एक्ट से चुनाव हो रहा है, 1935 के एक्ट से यहां पर चुनाव हो रहा है। लेकिन 1951-52 में कुल मताधिकार क्या है? वयस्क आबादी का 100%। कितना बड़ा फर्क आ गया? ये वयस्क आबादी का 14%। प्रॉपर्टी यानी किसके पास कितनी संपत्ति है, दूसरा जो है किसके पास कितनी शिक्षा है, ठीक। इन दो आधारों पर आपको वोट देने का अधिकार। और यहां क्या हो रहा है कि हमने दे दिया सबको मताधिकार कि कुल जो वयस्क आबादी है, केवल आपको वयस्क होना अनिवार्य है, बाकी कोई अनिवार्यता आपके लिए नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो हमने संविधान निर्माण के लिए इसको हमने किया, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज देखो, बहुदलीय चुनाव है। बहुदलीय चुनाव उसका मतलब, ठीक है, बहुदलीय कह दिया जाता है, बहुदलीय है। अब बहुदलीय चुनाव का मतलब क्या है? उसका भैया सीधा सीधा मतलब है कि एक तरफ है, इसको हम कहें वाम, ठीक है, यानी बायां, और दूसरी तरफ है दक्षिण यानी दायां, राइट विंग और लेफ्ट विंग, वामपंथ और दक्षिण पंथ, वामपंथ और दक्षिण पंथ, और बीच में, ठीक है, मध्य मार्गी पार्टियां हैं, ठीक है। जैसे ये पार्टी है कांग्रेस, मान लो हम कह रहे हैं ये पार्टी हो गई कांग्रेस, जो मध्य मार्गी पार्टी मानी गई। यहां पर हो गए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट यानी समाजवादी। दक्षिण पंथ की तरफ कौन हो गया? जन संघ हो गया। उस समय चुनाव लड़ रहे थे, एक और पार्टी थी राम राज्य परिषद। तो यानी एकदम धुर वामपंथ से धुर दक्षिण पंथ, और बीच में कांग्रेस जैसी पार्टियां, ठीक है ना, कांग्रेस जैसी। बिल्कुल हसन, सच बात है। तो ये क्या हुआ? ये हमारे लिए एक और बड़ी चुनौती है कि भैया बहुदलीय प्रणाली हम लेकर आ गए, और बहुदलीय प्रणाली में एक तरफ समाजवाद की पैरवी करने वाले लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ पूंजीवाद की पैरवी करने वाले लोग बैठे हैं और यहां पर कांग्रेस, यानी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि पहला जो चुनाव है वो कैसे होगा। तुम जानते हो दुनिया में भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया। चुनाव चिन्ह, वरना दुनिया में कहीं चुनाव चिन्ह नहीं होते। एजुकेटेड सोसाइटीज हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग जो है पार्टी का नाम वाम देख लेते हैं, कैंडिडेट का नाम देख लेते हैं। हमारे यहाँ जनता बैठी है बेचारी,
उसको पता नहीं, ठीक है, उसको पता नहीं है, तो उसको जो है कहा गया कि लो भाई ये आ गया चुनाव चिन्ह। ये आज के समय में जैसे ये हाथ का पंजा है, ये कमल का फूल है, ये लालटेन है, ठीक है, इस तरीके के जो अलग अलग चुनाव चिन्ह है। तो चुनाव चिन्ह का प्रयोग करने वाला हम दुनिया का पहला लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमें निरक्षर जनता तक विचारधारा, घोषणा पत्र और सिंबल पहुंचाना है, ठीक है, पार्टी सिंबल। तो यहां पर क्या हुआ, जनता केंद्र में है, ठीक है, जनता राजनीति के केंद्र में, और जब जनता राजनीति के केंद्र में है तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो रहा है, चुनाव चिन्ह की व्यवस्था। यह हम दुनिया के पहला देश है जो चुनाव चिन्ह लेकर के आ रहे हैं भाई, ठीक है, चुनाव चिन्ह लेकर के आ रहे हैं। दूसरी चीज है, जनता को राजनीतिक रूप से अपनी ओर मिलाना। भाई जनता को समझ में आ गया कि भाई इनके साथ जाना चाहिए, इस पार्टी के साथ जाना चाहिए, जनता जाएगी, ठीक है, जनता जाएगी। तो हम चुनाव चिन्ह की व्यवस्था बना रहे हैं, और साथ ही साथ में हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में हमको जाना पड़ेगा, तो वहां से निकलेगा चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार बड़ी गजब की चीज है भाई, चुनाव प्रचार दुनिया में बहुत जगह होता है, लेकिन हम तो दुनिया का अनोखा देश है, हम तो चुनाव का प्रचार बिल्कुल अलग तरीके से करते आए हैं। अब तो तुम लोगों ने एकदम अलग तरीके के चुनाव देखे हैं, अलग तरीके के चुनाव देखे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो एकदम अलग चुनाव देखा है। कैसा चुनाव भैया, मतलब प्रचार सामग्री भरी पड़ी है, बैज है, स्टिकर है, ठीक है, अंगूछे हैं, पगड़ी है, यहां पर जो है घड़ियां जैसी बांधी जाती थी वो उसकी होती थी, मतलब कपड़े की ही, प्लास्टिक का इतना नहीं चलता था। झंडी है, खूब सारी झंडियां आती थी, बैनर, पोस्टर, ठीक, यहां तक कि बटन में लगाने वाले छोटे छोटे जो है स्टिकर हम लोग खूब चुरा चुरा के लाते थे। भाई भैया हमको दे दो, तो पता चला कांग्रेस वाले ने, भाजपा वाले ने अपने वो सिंबल दे दिए, बटन पे लगाए घूम रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता आइडियोलॉजी फाइडियोलॉजी, लेकिन चल रहा है सब कुछ, ठीक। तो चुनाव प्रचार, हमने चुनाव को उत्सव बना दिया, क्योंकि भैया हम लोग तो हर चीज को उत्सव, हाँ टी शर्ट भी है मुस्कान, बिल्कुल सही, हमने चुनाव को उत्सव बना दिया, ठीक है। और चुनाव जो है क्या है भाई, बोर्ड बीच बीच में नाराज हो जाता है, ठीक है। जो चुनाव है वो उत्सव इसलिए बन गया क्योंकि हम उत्सव प्रिय समाज है, तुमको मालूम है, ऐसे वैसे लिखते हो ना, तब ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है समझना। हम दुनिया का सबसे ज्यादा उत्सव प्रिय समाज भी हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा उत्सव प्रिय समाज। तुमको सर आप ये कैसे दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा उत्सव प्रिय समाज है? हम नहीं करते, दुनिया करती है, ठीक है, दुनिया करती है कि हम लोग एक उत्सव प्रिय समाज। उत्सव देख ले, हर चीज में उत्सव कर ले, ठीक है, हर चीज में उत्सव कर ले। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बाघा बॉर्डर पे उत्सव कर रहे हैं, ठीक है, बाघा बॉर्डर पे उत्सव कर रहे हैं, ढोल नगाड़ा ढम 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 ढम, हमें युद्ध चल रहा तो नाच रहे हैं, उनको नहीं, उनको नाचना जो है ना, उनको डांस करना, उत्सव करना, ये करना, वो करना, सेलिब्रेशन। हमारा सेलिब्रेशन देख लो, ठीक है, हम सब तो इकट्ठा करे रखते थे, बिल्कुल, ठीक है, हाँ टोपियां टोपियां ये सब तो कुछ चलता था। तो देखो क्या है बेस्ट प्रिपरेशन बच्चे, मैं तुमको बता दूं, वो यही है। जब हम लोग ऐसे बात कर रहे होते, तुमको कुछ नहीं लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है कि सर वो बातें कर रहे हैं जो हमको पता है, बस उनको इकट्ठा करके ले आना है। जर्नलिस्टिक पढ़ते जाओगे ना, एक रीडिंग जब कर डालोगे, क्लास कर डालोगे, तो बाकी जानकारियां भी आ जाएंगी। तो अब क्या हो रहा है विद्यासागर भैया 90 ml नहीं चलता, अब तो अद्धा चलता, पौवा चलता है, खंबा चलता है, ठीक है, 90 ml तो अलग चीज हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि हर चीज में कोरोना आएगा, हम ले दवा डम 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 ढोल पीट रहे, थाली कटोरी चम्मच प्लेट बजा रहे। तो दुनिया कहती है कि हम उत्सव प्रिय समाज है। एक बड़ा अच्छा अमिताभ घोष एक बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, हाँ फेस्टिवल्स भी है, फेस्टिवल, हम फेस्टिवल्स हमारे यहाँ बहाना है। और फेस्टिवल्स का मजा देखो तुम कि फेस्टिवल्स, अगर हिंदुओं का तो मतलब जो है ना अपना अलग ही स्वैग है, वो तो हर 4, 6, 8, 10 दिन पर एक व्रत रहेगा, एक कोई ना कोई ऐसा मौका रहेगा जिस दिन आप चाहें तो आप त्योहार मना लें, ठीक है। लेकिन कम से कम होली हो गई, दिवाली हो गई, है ना, इस तरीके के 3-4 बड़े बड़े त्योहार हैं, रक्षाबंधन हो गया, अभी जैसे बिहार के लिए छठ हो गया, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं। मजेदार बात क्या है कि हिंदू जो मना रहे हैं, मुसलमानों को धार्मिक रूप से वो फेस्टिवल्स नहीं मनाने हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो भी मना लेते हैं। मैं बहुत सारे मुसलमानों जानता जिनके बच्चे कहते पटाखा ला दो, दिवाली में पटाखा चल रहा है, ठीक है ना, होली में रंग चल रहा है, रक्षाबंधन में रक्षाबंधन चल रहा है, हुमायूं तक राखी बंधवा रहा है, मोहम्मद सा रंगीला मार धर के होली खेल रहा है, ठीक। क्रिसमस क्रिश्चियंस को मनाना चाहिए, मना रहे हैं हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर। तो भारत में जो आया वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से उत्सव प्रिय हो गया। खैर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम उत्सव प्रिय समाज है, तो हमने क्या किया, हमने कहा हम उत्सव मनाएगा, ठीक है, हर चीज हमारे लिए उत्सव बन गई। तो चुनाव क्या बन गया हमारे लिए, उत्सव बन गया। और ये उत्सव है जिसने चुनाव को हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा बना दिया, ठीक है, बिल्कुल अभिनव, खूब मनाते हैं, ठीक है, होली भी खेलते, कुछ लोग नहीं भी खेलते, उनकी मर्जी ना खेले, लेकिन बहुत से लोग खेलते हैं। समाज जब सामान्य होता है ना तो घुलना मिलना खूब होता है। ईद और जो है बिरयानी और फलाना ठिकाना ये सब चलता ही चलता है, खूब सेवई खिलाओ, सेवई में कम इंटरेस्ट रहता है, बिरयानी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। हम लोग मतलब ये रहता है कि भाई अच्छा खाने को मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है।
हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग पीछे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम हैप्पीनेस इंडेक्स की हो सकती है। बाकी तुम देख लो कि भारतीय समाज के अंदर संतोष भी बहुत ज्यादा है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, अभी तुम लोग चर्चा करते चलेंगे तो भूमंडलीकरण उदारीकरण तक भी चर्चा करते जाएंगे ना। कभी कभी सोचता हूं कि जब पूरी दुनिया एक जैसे रहने लगेगी, एक जैसे रहने का मतलब क्या है, आज से 5-7 साल पहले तक एसी जो है ना बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, और अभी क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा एसी बढ़ गया है, बहुत एसी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जब एसी लग जाएंगे, जब पूरी एशिया में, पूरे लैटिन अमेरिका में, पूरे अफ्रीका में भी उतने एसी लग जाएंगे जितने कि ग्लोबल नॉर्थ में लगते हैं, अमीरों के यहाँ लगे, अमीर देशों में लगे, तो क्या होगा इस दुनिया का? उस दुनिया को राह दिखाने वाला अगर कोई समाज मुझे दिखाई देता है तो भारतीय समाज दिखाई देता है। हम लोग तो मस्त समाज है, ज्यादा लोड नहीं लेते, दुख है, कष्ट है, गरीबी है, बेरोजगारी है, संकट सब कुछ है, लेकिन हमारी खुशी जो है ना वो छोटी छोटी चीजों में भी है, ठीक है। एक संतोषी समाज हमारा है। खैर, उत्सव की तरीके से हमने चुनाव का प्रचार करना शुरू किया। उत्सव का क्या है, 51-52 का चुनाव, बैलगाड़ियों में बैलों के सींग रखे गए, ठीक है, बैलों के सींग रंगे गए हैं, डेकोरेट किए गए हैं, झुमका उनका डाल दिया गया उनके ऊपर, मतलब फुलेरा वुलेरा लगा दिया गया, सब कुछ उनके ऊपर, बढ़िया छापा वापा जो है बैलों पर, सफेद बैलों पर मार दिया लाल रंग का, और एकदम बढ़िया बैलगाड़ी जो है चल रहा चुनाव प्रचार, पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। तो ये चुनाव प्रचार भारत में पहली बार इस तरीके से देखा गया। 37 में भी हुआ, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना अब हो रहा है, क्योंकि अब आम जनता वोट देने आ रही है, और आम जनता वोट देने आ रही है तो आम जनता के अपने तरीके हैं, ठीक है। अमेरिका सनलाइट ब्लॉक करने की कोशिश में, अच्छा ऐसा भी कुछ है, अमेरिका सनलाइट ब्लॉक करने की कोशिश में है। मधु जरा ये बताओ ये क्या चक्कर है? सूरज भी ट्रंप का है क्या? सूर्य देवता आपने, ठीक है। चलो, ये क्या मतलब हुआ इसको बताओ मुझे। तो उत्सव प्रियता, तो यहां पर चुनाव एकदम अलग तरीके से आए। अब जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ हो गया, जनता अपनी जो है राजनीति में आ गई, तो सबसे लोकप्रिय, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय दल कौन है? जाहिर सी बात है कांग्रेस, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय दल कौन सा है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस भयानक जो है लोकप्रियता है इसकी, ठीक है। मुझे 3 मिनट दे दो बेटा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। राम राज्य परिषद एक पार्टी हुआ करती थी जिसने पहले चुनाव में जो है भाग लिया था, तो वो राम राज्य परिषद उसका नाम था, तो इसलिए मैंने दक्षिण पंथ में जनसंघ और राम राज्य परिषद का नाम लिखा, ठीक है बेटा। 1-2 मिनट 3 मिनट मुझे दो, मैं 3 मिनट में वापस आ रहा हूं। सोलर रेडिएशन घबराने वाला व्यक्ति हूं, मुझे हमेशा ज्यादा इंटरवेंशन टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो तुम लोग देख रहे हो, कोई सुनेगा कि तो कहेगा कि देखो ये टीचर अपने बच्चों को 10 सीक्रेट बुक कह रहे हैं ना, सीक्रेट है, सीक्रेट, ठीक है, रहस्य। इसका हिंदी में जो किताब आता है उसका नाम है रहस्य, और रोंडा बायर्न, ठीक है, ये इसकी लेखिका है द सीक्रेट किताब की, ठीक है। चलो, द सीक्रेट, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं, सर्वाधिक लोकप्रिय दल कौन है? जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस है। तो पहले जनरल इलेक्शंस में कौन जीतेगा? पहला आम चुनाव, ठीक है, पहला आम चुनाव हो रहा है, और पहले आम चुनाव के अंदर जाहिर सी बात है कि जीतेगा कौन भैया? 489 में से 364 सीटें कांग्रेस जीत गई, 489 में से 364, भयानक, जिसको कहते हैं ना कि मतलब सोच ही नहीं सकते हो तुम लोग। इस बार भी इतनी लोकप्रिय सरकार है, इतनी लोकप्रिय सरकार। अल्केमिस्ट है गायत्री, अल्केमिस्ट बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। कोई नहीं मनीषा, बढ़िया था तुम्हारा कमेंट ही बढ़िया है, ठीक, वो वाली उसकी नौबत ना पड़े जो तुमने किताब लिखी तो ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो जेएनयू वेन्यू में, तो डीयू जेएनयू में वो वाली किताब भी लोग खरीद ही लेते हैं, किताब ना मिले तो डिब्बी खरीद लेते हैं, ठीक। चलो, तो ये अभी मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे अभी आपने देखा जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें नारा क्या था? भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नारा था अब की बार 300 पार, है ना, 300 पार, लेकिन 300 पार नहीं हुए, 240 रह गए, ठीक। और यहां पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है? 489 में से 364 सीटें मिल रही, ठीक है। राजलक्ष्मी आराम से पढ़ लेना बेटा, जो इधर उधर की किताबें होती है ना वो जो है बहुत होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 16 अन्य पार्टियां इसमें भाग ले रही। तो भैया जो है सारी दुनिया एक तरफ और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। अब क्या हुआ, इसके बाद जो पार्टी है, ठीक है, वो है कम्युनिस्ट, 16 सीटें ला रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, 16 सीटें। तीसरे नंबर पर है सोशलिस्ट या समाजवादी, 12 सीटें ला रहे हैं, ठीक है ना। कम्युनिस्ट कितनी बार? अब की बार यूपीएससी पार, ठीक है, कम्युनिस्ट। और ये सारा भेद देखिए, 300 जो है 350, लगभग 350 सीटों का फर्क, लगभग 350 सीटों का फर्क। और ये फर्क जो था, यानी बाकी सारी पार्टियां बहुत पीछे हैं,
ठीक है, फिगर्स में नहीं जाना, बाकी सारी पार्टियां बहुत पीछे। और इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, आने वाले कई चुनावों तक ऐसा माना जाता है कि एक व्यवस्था उभर के आती है, और उस व्यवस्था को कहते हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम को, उसको कहते हैं कांग्रेस व्यवस्था। कांग्रेस सिस्टम है ना, कांग्रेस व्यवस्था। कांग्रेस व्यवस्था का मतलब हुआ कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस का वर्चस्व, राजनीतिक रूप से कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो गया है। ठीक है, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो निकल के आया वो कांग्रेस व्यवस्था इसीलिए कहलाता है कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस का वर्चस्व, और यह वर्चस्व पहले चुनाव में, फिर दूसरे चुनाव में, फिर तीसरे चुनाव में लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो कि एक बहुदलीय लोकतंत्र है, उस बहुदलीय लोकतंत्र में एक पार्टी है जिसका वर्चस्व है, जिसका वर्चस्व है। ठीक है, और खास बात क्या रही है, ध्यान रखना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, दुनिया में बहुत सारे देश जो आजाद हुए उन्होंने लोकतंत्र की घोषणा की, लेकिन वहां लोकतंत्र ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह पाया, या तो सेना और या कोई तानाशाह उभरा और उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। भारत एक ऐसा देश है जिसने लोकतंत्र को स्थापना तो किया ही किया, ठीक है, उसको जिंदा रखने का तरीका बनाया, और आज भी है क्या कि हम लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। जैसे बात हुई तो हमारी क्लास में कुछ लोग कहेंगे सर मैं पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। एक दिन किसी क्लास में कोई कह रहा था कि सर मैं तो चाहता हूं कि आईएएस क्लियर करूं और उसके बाद मैं भी नेता बन जाऊं, नेतागिरी में चला जाऊं। ठीक है, तो सबका सपना कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल है, वोट देने का अधिकार सबको है, और ये अधिकार कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, नहीं चाहता है। तो यहां क्या हो रहा है कि हमने लोकतंत्र को न सिर्फ स्थापित किया बल्कि उसको हमने जिंदा रखा, और ये लोकतंत्र जो है ये बहुस्तरीय लोकतंत्र है। ठीक है, उत्सव बन गया, ये यहीं पे आते हैं। और फिर ये क्या बन गया हमारा, बहुस्तरीय लोकतंत्र। बहुत सारे इसके स्तर हैं इस लोकतंत्र के, जो आज कहां से, पंचायत से लेकर के और लोकसभा चुनावों तक चलते रहते हैं। पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, नगर पालिका, नगर निगम, विधान सभा से लेकर लोकसभा, और ये तो बड़ी बड़ी जगह है। अभी थोड़ी छूट तुम लोगों को मिल जाए तो तुम लोग अपने बैच में चुनाव कर लो कि सर संकल्प बैच का अध्यक्ष जो को वोट देना है, आपस में चुनाव हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे ये पीएम जो है हमारे नसों में चला गया, हमारी रग रग में चुनाव चला गया, और यही वजह है कि हम दुनिया में एक अनोखा लोकतंत्र बन गए। ठीक है, एक स्थिर लोकतंत्र हमने दिया, एक स्थिर और गहरा लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र हमारे लिए जीवन पद्धति है, माने या ना माने, हम चुनाव के बिना अब जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, सॉरी किसने कहा, सॉरी नहीं कहना, मैं तो कह रहा हूं कि सब इसके पीछे पड़ जाएंगे। भाई पीएम प्रोस्पेक्ट है, अगर कोई तो कहेंगे कि भाई इसको जरा रोको वरना ये पीएम बन जाएगी। पीएम का कैंडिडेट बनने के लिए जैसे ही तुम आते हो वैसे राजनीति में तुम्हारे हजार दुश्मन बन जाते हैं, मैंने इस सेंस में कहा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा नवेद, मैंने सुना बहुत है द प्रॉफिट के बारे में, तो खलील जिब्रान तो है ही है, खलील जिब्रान यार, कहीं नहीं क्या खलील जिब्रान का। तो ठीक है, तो स्थिर और गहरा लोकतंत्र है, इसको और अच्छे से समझ लो। हमसे मुकाबला अगर हम लोग अक्सर करते पाकिस्तान है, पाकिस्तान से तो मुकाबला नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान से तो मुकाबला नहीं करनी चाहिए। अरे मुकाबला करो यार, थोड़ा अपने से काबिल आदमी से करो, मुकाबला करे पाकिस्तान से। अब पता चला इसमें से हमसे पूछे, हम कहें अखिलेश तुम्हारा जो है मुकाबला, शिवम बताओ तुम्हारा मुकाबला किससे है? अच्छा शिवम का बर्थडे, चलो भाई हैप्पी बर्थडे शिवम, सबकी ओर से, पूरी क्लास की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं, खूब बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे मैं कहूंगा कि तुम्हारा मुकाबला किससे है, तो वो कहेगा सर वो कुछ लड़के हैं हमारी क्लास में, इंटर में साथ में पढ़ते हैं, कभी नहीं करेगा। मैं सोचता हूं मैं भी इंटरव्यू तक पहुंचूं, अपने से थोड़ा काबिल, अपने से थोड़ा तेज आदमी से आप मुकाबला करते हैं। हम भारतीयों की दिक्कत क्या है, हम एकदम लद्दा बच्चे से अपना कंपटीशन करते रहते, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से क्या लड़ रहे हो, पाकिस्तान अपने आप से लड़ रहा है। ठीक है, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, लोकतंत्र वहां भी आया लेकिन टिका नहीं। वहां सेना जो है ना वो लोकतंत्र को हाईजैक करके बैठी हुई है। देखिए रहो अभी तुम सारा आसिम मुनीर फलाना ठिकाना तुम खेल समझ रहे हो ना, और ये अमेरिका पप्पा जो है ना, इनका ही खेला है सब पाकिस्तान में। लोकतंत्र जमा नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र अगर मजबूत होगा, जनता अगर मजबूत होगी तो जनता अपनी मर्जी से नेता चुनेगी, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर रखना है और सेना को या तानाशाहों को बढ़ावा देना। ठीक है, शोले पिक्चर थोड़ा बदनाम है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो इसलिए कि शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का परिचय मैं उसी से जैसे करवाता है ना, उसी टाइप से पाकिस्तान का परिचय। तो क्या हुआ, स्थिर और गहरा लोकतंत्र। तो ये हो गया वर्चस्व। ये वर्चस्व जो है वो कायम रहता है 1967 तक। ठीक है,
15 साल तक ये वर्चस्व कायम रहा। 1967 में पहली चुनौती, ठीक है, 1967 में इस वर्चस्व को पहली चुनौती मिलती है, ठीक है। और इस पहली चुनौती में होता क्या है, राज्यों में बनती हैं संविध सरकारें, गैर कांग्रेसी सरकारें। क्या हो जाता है यहां, पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें, ठीक है। ये पहली बार कब हो रहा है, 67 में पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन जाती हैं। और ये जो वो है कांग्रेसी सरकारें, ये कहां से आ रही हैं, ये आ रही हैं गठबंधन से, ठीक है। कई छोटे दलों के गठबंधन से, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, ये गठबंधन कई बार बेमेल भी होते थे, ठीक है, बेमेल गठबंधन भी होते थे। बेमेल से कैसे हैं, जनसंघ भी और उसी के साथ पता चला तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी भी। जनसंघ यानी दक्षिण पंथ और इधर वामपंथ, दोनों मिल गए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस, ठीक है। 1 मिनट, क्या क्लास बफरिंग तो नहीं हो रही है, क्लास ठीक चल रही है कि नहीं, वीडियो और आवाज दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वीडियो और मेरी आवाज दोनों आ रही है कि नहीं, डाउट बताना मुझे कि क्या डाउट है ना। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर पहली बार जो गठबंधन बन रहा है, वो गठबंधन विरोधी विचारों के दलों का गठबंधन भी बन रहा है, ठीक है। ये गठबंधन बन गया और उस गठबंधन में पहली बार कुछ राज्यों में बनती हैं गैर कांग्रेसी सरकारें। अब देखो क्या होता है इसके बाद, बिल्कुल स्टेट और सेंटर के इलेक्शन संबंधित एक साथ हुए थे, पहला चुनाव था इसलिए एक साथ हुए थे। एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या होता है, 67 में पहली चुनौती मिली, कहां मिली, ये चुनौती थी राज्यों में। लेकिन उसके बाद 77 में दूसरी चुनौती मिलती है, ठीक है। 1977 में दूसरी चुनौती मिलती है, और वो दूसरी चुनौती क्या है, वो दूसरी चुनौती है तुम्हारी केंद्र में। और ये केंद्र में जो चुनौती मिलती है, ये चुनौती मिलती है आपातकाल के पश्चात, ठीक है, आपातकाल के पश्चात, ठीक। यहां पर हमें इस बात को देखना है कि आपातकाल अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। हसन, आयुष बताओ बेटा, क्या तुमने पूछा, कुछ समय तक ऐसा हुआ कि चुनाव साथ में हुए, लेकिन बाद में राज्यों के भीतर चुनाव की डेट्स अलग अलग इसलिए होती चली गई कि कुछ जगहों पर सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। केरल की सरकार को तो कांग्रेस ने, नेहरू जी की सरकार ने भंग कर दिया, कम्युनिस्ट सरकार ने सरकार को, तो वहां पर फिर से चुनाव करवाने पड़े। तो एक समय तक, मतलब जो है 67 तक जो है एक साथ ये चलता रहा, और बाद में फिर ये डेट्स इनकी अलग अलग हो गई, ठीक है। चलो, उसका ठाकुर तुम्हारा क्या सवाल था बेटा, वो मुझे एक बार लिख दो। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर एक कहानी हो गई आपातकाल की, कि आपातकाल के बाद यहां पर पहली बार कांग्रेस को केंद्र में चुनौती मिली और यहां जनता पार्टी ने सरकार बनाई, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। ये भी क्या है, जनता पार्टी की गठबंधन सरकार। बहुत ज्यादा चली नहीं, 1980 में फिर से चुनाव हो गए, ठीक है, 1980 में फिर से चुनाव हो गए और इंदिरा गांधी बहुत बंपर जीत के वापस लौट आई। इसके लिए कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, समकालीन भारत, ठीक है, 1 और 2, ठीक, समकालीन भारत 1 और 2। चलो, अब यहां जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बन गई और फिर 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गई, ठीक है ना, 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गई। अब जरा देख लो यहां क्या हो रहा है, आपातकाल, आपात का मतलब होता है इमरजेंसी, ठीक है। आयुष, इस सवाल पर अभी आएंगे बेटा, ठीक है, अभी वापस आएंगे इस सवाल पे, तुम्हारा सवाल ले लूंगा मैं, हाँ, आखिरी जो है थोड़े समय तक हम लोग इस पर बात करेंगे। पहले जरा ये कहानी थोड़ी सी बची है, इसको कर लेने दो मुझे।
चलो अब देखो यहां पर क्या हुआ, कल आर्टिकल था इस पर, रवि मौर्य। ठीक है। आपातकाल, आपातकाल पर कंट्रोवर्सी चल ही रहा है इस समय, ठीक है, तुम जान ही रहे हो क्यों, क्योंकि 75 में आपातकाल लगा था और ये 25 है, ठीक है, 2025 यानी आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं। आपातकाल के 50 वर्ष 1975 से 2025, इसलिए ये सब विवाद आपातकाल के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। अब आपातकाल है क्या? दरअसल एक संवैधानिक व्यवस्था है। आपातकाल एक संवैधानिक व्यवस्था, यानी ऐसा नहीं था कि इसका संविधान में व्यवस्था ना हो, एक संवैधानिक व्यवस्था थी। इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर कोई आंतरिक संकट उत्पन्न हो रहा है भारत की अखंडता, एकता एवं आंतरिक शांति के लिए, ठीक है, के लिए अगर कोई ऐसा खतरा उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, संवैधानिक व्यवस्था दे दी गई थी। कौन सा आर्टिकल? 352, ठीक है, जिसको बाद में फिर हटा दिया गया। ठीक है, मैं इतना लिख रहा हूं तुमको कि संवैधानिक एक व्यवस्था यहां पर है कि भाई आप अगर इस तरीके से आपको कोई संकट दिखाई दे तो आप जो है इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब यही था कि मूल अधिकारों का, ठीक है, सीमित अवधि के लिए स्थगन, यानी कि जो मूल अधिकार है उनको कुछ समय के लिए आप स्थगित कर दीजिए। अब क्राइसिस क्या बनी कि देखो 1971 के बाद इंदिरा गांधी जबरदस्त जो है लोकप्रिय हो गई, बहुत जबरदस्त लोकप्रिय हो गई, इतनी लोकप्रिय कि उनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। दरअसल इंदिरा गांधी ने किया क्या था कि इंदिरा गांधी ने 1969 के बाद पार्टी में उनके जो है पुराने जमे जमाए नेता थे, नेता सोचते थे कि ये मेरी कठपुतली बनकर रहेंगी, जैसे हम नचाएंगे वैसे नचेंगी, इसलिए कहा जाता था ये गूंगी गुड़िया है, ठीक है, गूंगी गुड़िया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो गूंगी गुड़िया है वो लगी बोलने। 1969 में इंदिरा जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या होते थे, जब भारत में जो रियासतें थी जिनका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय किया तो याद है ना, उनको प्रीवी पर्स दिए गए थे कि आप अपने राज्य के खर्चे वर्चे के लिए कुछ जगहों पे आपको ये पैसा, ठीक है, कुछ पैसा आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ ये गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास में इंदिरा गांधी थी, वो कहां गई? हमारी क्लास में भी तो एक इंदिरा गांधी थी। चलो, तो ये क्या हुआ कि यहां पर इंदिरा गांधी की लोकप्रियता है, एक तो उन्होंने बहुत ही जन केंद्रित नीतियां जो बनाई ना वो लोक लुभावन थी, जनता को ये सब बहुत पसंद आया, ठीक है, बहुत पसंद आया। और साथ ही साथ में क्या हुआ, 1971 का युद्ध, 1971 के युद्ध में बेतहाशा लोकप्रियता इंदिरा गांधी को जो है मिल गई, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, तो इंदिरा उस लोकप्रियता में। लेकिन देश के भीतर उस समय युद्ध के पश्चात थोड़ा सा खाद्यान्न संकट है, महंगाई है, ठीक है, गरीबी है, बेरोजगारी, इनके सबके दर में वृद्धि हो रही है। गुजरात से एक आंदोलन शुरू होगा, क्या हुआ, चलो ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी को अपनी लोकप्रियता का गलत अंदाजा था, ठीक है। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता, जबरदस्त लोकप्रियता है, और उसकी वजह मैंने आपको अभी बताई कि भाई एक तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता की वजह बन गई 1969 के बाद गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अलावा प्रीवी पर्स की समाप्ति, यानी रजवाड़ों को जो उनके खर्चे पानी का वो मिलता था, विशेषाधिकार, हाथी पे बैठने का अधिकार, मुकुट लगाने का या पगड़ी पहनने का अधिकार, ठीक है, डिकोरम फॉलो करने का अधिकार, इंदिरा गांधी ने कहा बीत गए राजा रजवाड़े, अब कोई राजा रजवाड़ा नहीं होगा, ठीक है, सबको हटा दिया, तो प्रीवी पर्स की समाप्ति, प्लस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन, ये पूरा परिदृश्य यहां पर चल रहा है। और इस परिदृश्य के अंदर इंदिरा गांधी को लग रहा है कि वो बहुत अधिक लोकप्रिय है, परंतु दूसरी तरफ क्या है, युद्ध के बाद से, ठीक है, युद्ध के बाद देश में खाद्यान्न संकट आ गया है, तो इसलिए खाद्यान्न संकट है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं। ये मुद्दे कौन उठा रहा है भाई? ये विपक्ष उठा रहा है, जाहिर सी बात है, विपक्ष कह रहा है कि ये सब मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अब इसी के बीच में होता क्या है कि गुजरात से एक आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, गुजरात से एक बहुत छोटे से मुद्दे पर एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक, गुजरात से छात्र आंदोलन आरंभ होता है। हॉस्टल के खाने को लेकर के मुद्दा है, हॉस्टल के खाने को लेकर के वो मुद्दा बनता है और उस मुद्दे के बाद में पूरा जो गुजरात है ना वो आंदोलित हो जाता है। उसके बाद एक जो नेता है, जो बहुत बड़े जो है स्वाधीनता संग्राम सेनानी हीरो हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। ठीक है, आंदोलन का केंद्र थोड़े समय में बिहार बना और नेता कौन बन गया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के बन गए नेता। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम। तो जयप्रकाश नारायण जब इसके आंदोलन के नेता बन गए तो निश्चित थी कि पूरा विपक्ष इनके साथ हो गया एकजुट। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। ठीक है, इसमें क्योंकि जेपी जो है वो विनोबा और सर्व सेवा संघ से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने गांधीवादी उनके साथ आ गए। समाजवादी नेता लोहिया वगैरह के जो अनुयायी थे वो उनके साथ आ गए। इसके अलावा जन संघ, ठीक है, यानी आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग था, जनसंघ उनके साथ आ गया। और यहां तक कम्युनिस्ट पार्टी से जो सीपीएम है ना वो भी इनके साथ आ गई। यानी पूरा विपक्ष जो है जयप्रकाश नारायण के साथ में हो गया एकजुट, आंदोलन बन गया। 75 से 77 के बीच ये जो आंदोलन है इसने खूब पकड़ लिया जोर। और इस आंदोलन ने कहा कि अब कराओ चुनाव, क्योंकि चुनाव ड्यू है। 75 में चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन इंदिरा जी ने यह कहा कि ये सारे जो लोग हैं ये आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को जो है चुनौती पैदा कर रहे हैं और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। CIA, कौन है CIA? अमेरिका की एजेंसी। तो इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को देखते हुए चुनाव सस्पेंड किए, चुनाव नहीं करवाए। और उसके बाद एक मुद्दा एक उपचुनाव का भी आया जहां इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, उसको छोड़ देना है। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया। मीसा जैसा कानून बनाया गया जिससे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया। ठीक है, कई सारे सभी जो है 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उसमें एक आरएसएस था, दूसरा जमात इस्लामी था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा किसी भी तरीके के सार्वजनिक प्रदर्शन, धरना, ठीक है, या किसी भी राजनीतिक गतिविधि की कोई इजाजत नहीं मिली। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता जैसे जो मौलिक अधिकार है वो फिलहाल कर दिए गए स्थगित। 77 में चुनाव हुआ, उस कहानी में ज्यादा हमें नहीं जाना। 77 में चुनाव हुआ और 77 में इंदिरा गांधी जो है बुरी तरीके से पराजित हुई। आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो ये जो केंद्र में वर्चस्व है ये टूट गया। जनता पार्टी सरकार बनी और इंदिरा बुरी तरह पराजित, बहुत बुरी तरीके से इंदिरा गांधी पराजित हो गई। ठीक है, इस चुनाव के अंदर। लेकिन जनता पार्टी का अनुभव बेहद खराब रहा। जनता पार्टी के साथ क्या था? कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा। ठीक है, बिल्कुल जूनी, उतनी कहानी में मैं जा नहीं रहा हूं, तुम लोग जब जो है देख लेते हो, पढ़ लेते हो। अभी पूरा एक बड़ा जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि विहंगावलोकन करना है। कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। स्थिति यह थी कि बड़े अलग अलग राय के, बड़ी अलग अलग दृष्टिकोण की राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ गई थी और उनके एक साथ आने की वजह से जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन वो सरकार लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, यानी बहुत लंबे समय तक वो सरकार नहीं चल पाई, बहुत उठापटक रही, राजनीतिक अस्थिरता रही। और इस राजनीतिक अस्थिरता के बाद बहुत जल्दी 1980 में फिर से चुनाव हो गए। जनता पार्टी सरकार अस्थिर सरकार रही। मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद थोड़े समय के लिए चौधरी चरण सिंह, हाँ, और चौधरी चरण सिंह को बनाने के पीछे इंदिरा गांधी का समर्थन भी है। ठीक, और वो सरकार अस्थिर सरकार गिर गई। 1980 में एक बार फिर से चुनाव संपन्न हुए। 1980 में चुनाव हुए और 1980 में जो चुनाव हुए उन चुनावों में इंदिरा गांधी बम्पर जो है जीत हासिल करती हैं, वापस लौट आती हैं। यानी कि जिस जनता ने 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी को तानाशाह मान करके हराया, उसी जनता ने 1980 में उनको बहुत अधिक बहुमत देकर के जिताया भी। ठीक है, 1980 में चुनाव, इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से वापस लौटी। ठीक है, सरकार में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी यहां पर वापस लौट आती हैं 1980 के चुनाव में। तो अब यहां पर होता क्या है, असली खेल क्या है? 1980 में क्या हुआ? यह वही साल था जब भारतीय जनता पार्टी टूटी। ठीक है, टूट करके विवाद हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जो नेता थे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी।
और आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी 11 साल हो गए इस देश में सरकार चला रही है। यहां पर क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि इसी साल में जो है, यहां से हम मान सकते हैं कि देश में कांग्रेस का वर्चस्व अंतिम रूप से टूट गया। राजनीतिक प्रवृत्ति के तौर पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, कांग्रेस का वर्चस्व अंतिम रूप से 1980 में आके टूट जाता है। 77 में, 80 में कांग्रेस वापस आएगी, इंदिरा जी की हत्या होगी, 84 में कांग्रेस वापस आएगी, 89 में चुनाव होगा, हंग असेंबली आ जाएगी, लेकिन 91 में फिर से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना लेगी। इस कहानी में कल चलेंगे, आगे आज नहीं चलेंगे। लेकिन एक जो चीज आपको आज समझनी है कि यहां से दो प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है 1980 के बाद। ये आखिरी पॉइंट है, फिर तुम लोगों के कुछ सवाल ले लेंगे। 1980 के बाद नई प्रवृत्तियों का उभार होता है। ठीक है, नई प्रवृत्तियों का यहां पर 1980 के बाद उभार होता है। और उस उभार को कैसे देखना है? एक तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बीजेपी है इसके नेता कौन बनेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, इसके नेता बन जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी से याद आया, मैं किसी बैंक में गया दिल्ली में, 2006 की बात है। तो वहां इतनी ऊंची दीवार थी, ऐसे जो है वो बने हुए थे दीवार, और यहां पे विंडो थी जिसके अंदर से पासबुक बढ़ानी थी। तो मैं बाहर था, वहां से मैंने पासबुक बढ़ाई। तो जो काउंटर पे बैठा था व्यक्ति, उसने कहा, सौरभ वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। हम भी यार मजाक के मूड में थे। हमने कह दिया, जी सर, मेरे ताऊ जी हैं। किसी यूनिवर्सिटी की वो बैंक थी और हम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, उसको लगा होगा कि भाई ये सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो है पढ़ते तो बड़ी यूनिवर्सिटीज में थे, अब ना विदेश भेजे जाने लगे हैं, पहले तो यही पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या हुआ? अच्छा, मैंने कह दिया कि जी मेरे ताऊ जी हैं। अरे भैया, वो बैंक वाला जो था ना, कि खट से कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया अंदर। अरे सर सर, ठीक है। तो मैं समझ गया कि यार ये तो बवाल कर दिया हमने। हमने कहा कि अरे नहीं नहीं, बोले अंदर आइए, आप अंदर आइए। हमने कहा नहीं सर, मैं जो है मजाक कर रहा था। सारे के सारे वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार नहीं होते हैं। अरे भौकाल तो बन गया, भौकाल में फिर उल्टा पड़ जाता भौकाल ना, अगर मारे जाते तो। इस झूठ भी बोल रहा है, तो भौकाल हमने तुरंत वापस ले लिया। मैंने कहा कि सर मैं झूठ बोल रहा है, मैंने मजाक किया। और जो है सारे वाजपेयी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, बच गए उस दिन, वरना बहुत जूतों मारे जाते। इस बात की तो पूरी गारंटी थी, इंतजाम हमने कर लिया था। लेकिन किसी तरीके से माफी मांग के मामला तुरंत संभाल लिया कि ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ, यहां से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो नेता उभर के आए। और 1984 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अरे लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन का फूंक दिया बिल्कुल। 84 में राजीव गांधी ने दरअसल राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, और राम जन्मभूमि का ताला खुलने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर का आंदोलन छेड़ दिया। और राम मंदिर का जो आंदोलन था, उसने भारतीय राजनीति में एक प्रवृत्ति की शुरुआत की। ठीक है, चाय कॉफी का इंतजार कौन करता? हम घबरा गए कि अगर ये ज्यादा पूछताछ करने लग गए और बोले कि ताऊ जी से बात करवाओ, तो कौन वाले ताऊ जी से बात करवा देंगे। ठीक है, हाँ, मोर बनाया जाता फिर। सही कह रहा है अभिनव। ठीक है, उसके बाद तो कांड हो जाता। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का एक विकास हो गया। ठीक है, और वो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, वो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है हमारी धर्म आधारित राजनीति का प्रादुर्भाव। ठीक है, और इस धर्म आधारित राजनीति का जो प्रादुर्भाव था, ठीक है, राम मंदिर आंदोलन से जो निकल के आता है कि धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट किया जाए, गोलबंद किया जाए, उसी से फिर ये सरकार आगे चल करके पहले गठबंधनों में आई और गठबंधन के बाद पूर्ण बहुमत में आ गई। ठीक है ना, पहले गठबंधन, फिर पूर्ण बहुमत की सरकारें। ये प्रवृत्ति तुम लोग यहां से समझ रहे हो। ठीक है, ये बन गई, एक प्रवृत्ति यहां से खड़ी हो गई। दूसरा क्या हुआ कि समाजवादी आंदोलन से बहुत सारे ऐसे जो लोग निकले, ठीक है ना, जो कि बहुत चर्चित हो गए आपातकाल के दौरान, उन्होंने अपने अपने दल बनाए, और वहां से क्षेत्रीय दलों का युग भी शुरू हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय दलों का युग, क्षेत्रीय दलों का उदय। इसमें कौन कौन है जान ही रहे हो, तुम्हारे सामने है भाई, लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार। ठीक है, इस तरीके के नेताओं का उदय होता है
और उत्तर भारत की राजनीति पर ये काफी हद तक काबिज हो जाते हैं, ठीक है ना। यूपी और बिहार खास तौर पर, तो यहां से क्या होता है, क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है, और इन क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ गठबंधन राजनीति का उदय, ठीक है, गठबंधन राजनीति का भी यहां पर उदय हो जाता है इसी के साथ साथ। तो ये दूसरी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन जाती है जो क्षेत्रीय दलों का उदय है। इसी के साथ तीसरी महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है वो है जातिगत राजनीति की शुरुआत। दक्षिण भारत में जातिगत राजनीति पहले से आ गई है, इसको इसलिए लिख देते हैं राजनीति की उत्तर भारत में शुरुआत, ठीक है। उत्तर भारत में जातिगत राजनीति की यहां से शुरुआत होती है, और इसका उदाहरण अगर हम देना चाहें तो BS4, ठीक है, कांशीराम ने बनाई, और BSP बहुजन समाज पार्टी उसकी प्रतिनिधि बनी, और ये भी एक दलित उभार के तौर पर यह प्रवृत्ति सामने आती है। और फिर बाद में इन दोनों को अगर जोड़े तो यहां पर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार EBC है, लेकिन OBC ये पॉलिटिक्स क्या है, OBC, और ये पॉलिटिक्स है SC। यानी अगर जाति के आधार पर देखें तो OBC और SC यहां पर इनका एक नए सिरे से उभार होता है। अब देखो एक बड़ी सशक्त धारा निकलती है, ठीक है, वो है राम जन्मभूमि आंदोलन, ठीक है, राम जन्मभूमि आंदोलन। यहां से क्या हो रहा है, बीजेपी का बड़ी तेजी से राइज होता है, ठीक है, बीजेपी का बहुत तेजी से राइज यहां पर हो रहा है। पहले उसने VP सिंह सरकार को समर्थन दिया, और उसके बाद सन 98 में सरकार बनाई, और फिर 99 में सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार है, ठीक है। ठीक, पहले 1990, ठीक है, VP सिंह सरकार को समर्थन, 1998, ठीक है, अल्पमत की सरकार, 14 दिन वाली सरकार, ठीक है, बहुत जल्दी गिर गई। 1999 गठबंधन सरकार, उसके बाद की कहानी 2014, 2019, 2024। तो बहुत तेजी से एक प्रवृत्ति का विकास यहां से हो रहा था, और जो दूसरी प्रवृत्ति है उसका जो विकास हो रहा था, ठीक, उसका जो विकास हो रहा था वो हुआ जातिगत राजनीति का विकास, ठीक है, जातिगत राजनीति का विकास। और यहां इस जातिगत राजनीति के विकास में आप OBC, SC, ST राजनीति का विकास आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, है ना। क्या चल रहा है भाई यहां, कभी कभी बोर्ड पे लिखते लिखते पलटता हूं, देखता हूं हमारे स्टूडेंट्स कहीं मस्त हैं। तो जातिगत राजनीति का जो विकास है वो आप देख रहे हैं, और यहां इस विकास को बढ़ावा किसने दिया, VP सिंह सरकार को इन्होंने समर्थन दिया था, और VP सिंह ने जो है क्या किया, यहां पर मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया, मंडल कमीशन। तो क्या हुआ, इसको कहा जाता है कि मंडल और कमंडल, कमंडल से मतलब था धर्म की राजनीति, और मंडल से मतलब था कि रिजर्वेशन की या आरक्षण की राजनीति। तो वहां से इस उभार को बहुत तेजी से बल मिला, और फिर हम लोग जानते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है इन क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बन गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश व बिहार में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से फिर ये जो है प्रवृत्तियां दोनों आज भी एक दूसरे के सामने खड़ी। आज के हिसाब से देखें तो ये है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति, और अब क्या हुआ है कि राहुल गांधी, ठीक है, दरअसल ये सारी पार्टियां जो है बढ़ी कांग्रेस का स्पेस खाके, लेकिन अब राहुल गांधी को कुछ ना मिला, तो राहुल गांधी इस राह पे गए हैं मंडल कमीशन, OBC, SC, ST की राजनीति की ओर वो चले गए हैं पूरी तरह। उनको लगता है कि इसका मुकाबला, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुकाबला कौन करेगा, वो ये जातिगत राजनीति या जाति आधारित राजनीति, ठीक है, पॉलिटिकल होते जा रहे हैं, ठीक। चलो तो अब इस पर यहां आज कर रहे हैं खत्म। आप थोड़ी कर लो बातें भाई, हम भी जाएं बैठ, ठीक है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थकान हो गई। चलो अब भाई सवाल बताओ जो तुम लोग कह रहे थे। पहला सवाल तो मुझे याद है कि सर हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहा हूं। देखो भाई मेरी बात एक बात समझ लो, तैयारी करो, ठीक है, स्वीटी कुमारी
1990 करें। अच्छा 69 वाली लड़ाई जो थी उसके बारे में बात करें तो चलो सवाल लेने हैं जो तुम लोग पूछ रहे हो। पहली चीज बेटा मीडियम का कोई फर्क, ठीक है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। और यहां पर ठीक है ना कि पीटी के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अभी ऐसे कि जब क्लास स्टार्ट हो ना तभी पढ़ना जूनी, ठीक है, गौड़ा इंद्र कुमार गुजराल सिलेक्शन होगा और बहुत फ्रेंकली मैं मीडियम हिंदी कॉन्फिडेंट हो गया। सारे स्टूडेंट्स पहले हो जाता है कि यार मैं तो इंग्लिश मीडियम में आ गया। कोई नहीं, बहुत बड़ी भीड़ है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, वो आपको क्या अप्रोच मत ले लो कि यार हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूं मैं, क्या हुआ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जानता हूं। तुम मुझे बताओ रिवीजन करने के बाद सुना पाओगे? ऐसे तो सुनाओगे? का ख्याल रखना कि ये प्रिपरेशन है। मैं फिर कहता हूं मेन एग्जामिनेशन इज द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, मुख्य परीक्षा ही मुख्य परीक्षा है। और हिंदी मीडियम के ज्यादातर बच्चे उलझ के रह जाते हैं कहां? प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, टीवी में कहां देखा? तो ये तुमको ध्यान माध्यम के बच्चे प्रीलिम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद ऑप्शनल का तुमने उसको पढ़ा है, आपने पढ़ा है लेकिन ज्यादा हाईएस्ट ले लेता हूं ऑप्शनल। तुम हिस्ट्री का ऑप्शनल ले रहे हो, सोशियोलॉजी ले रहे हो, पीएसआईआर ले रहे हो, हिंदी लिटरेचर ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, इसमें 3-4 चीजों का ख्याल रखो और उसी के बाद तुम इतना कर लोगे कि तुम्हें क्या लेना क्या नहीं लेना। देखो बच्चे सिलेबस का आइडिया सिलेबस निकालता है, चले आवे सिर्फ मिसाल दिया है, इसलिए जाना नहीं है, मैं केवल और बातें कर लेंगे, ठीक है?